शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर देश भर में मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में 66 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे आज अयोध्या में श्री राम लला के करेंगे दर्शन। शाम को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। हिमाचल के कुल्लू में रेस्क्यू अभियान जारी। अखाड़ा बाजार में मलबे से मिले मानव अवशेष। वहीं पंजाब के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट। राजनीतिक उथल पुथल के बीच थाईलैंड की संसद आज चुनेगी नया प्रधानमंत्री। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री थकसिन शिनावात्रा अचानक देश छोड़कर दुबई भागे। और हॉकी एशिया कप के सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-1 से दी शिकस्त। टूर्नामेंट में आज है रेस्ट डे। अगला मुकाबला शनिवार को चीन से। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 66 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित करेंगी। इनमें 45 शिक्षकों का चयन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने किया है, जबकि 21 शिक्षकों का चयन उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से किया गया है। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों में एक पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इन शिक्षकों का चयन किया गया है। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य उनके अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, हमारे मेहनती शिक्षकों समेत सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मस्तिष्कों को संवारने में शिक्षकों की निष्ठा एक मजबूत और उज्जवल भविष्य की नींव है। उनकी प्रतिबद्धता और करुणा सराहनीय है। प्रख्यात विद्वान और शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर हम उनके जीवन और विचारों को भी याद करते हैं। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे भारत के दौरे पर हैं। तोब्गे आज अयोध्या में राम जन्मभूमि में श्री राम लला के दर्शन और पूजन करेंगे। साथ ही हनुमानगढ़ी में भी दर्शन कर भगवान श्री हनुमान का आशीर्वाद लेंगे। उनका ये दौरा धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भूटान के प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के बाद भूटान के पीएम दिल्ली आएंगे। वे दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार से कुछ घटना शुरू हो गया है। हालांकि ये अब भी खतरे के निशान से 2 मीटर से ज्यादा ऊपर बह रही है। आज दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर 207.33 मीटर पर है, जबकि गुरुवार को यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर तक पहुंच गया था, जो इस साल का उच्चतम स्तर है। वहीं हथनीकुंड बैराज से 1,10,883 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वजीराबाद बैराज से 1,76,850 क्यूसेक और ओखला बैराज से 2,44,478 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। राज्य सरकार निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी हुई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज से दिल्ली में बारिश का दौर थम सकता है।
पंजाब के मौसम की बात की जाए तो राज्य में आज मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज राज्य के 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और बाढ़ से 3.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। वहीं इस आपदा के चलते अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग लापता हैं। राज्य के 1902 गांव अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं। 20,972 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसलें डूब गई हैं और कई गांवों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। 1.5 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलें बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। कल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। साथ ही केंद्र की 2 टीम अब तक हुए नुकसान का आकलन करने के लिए तैनात की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला कुल्लू में भारी बारिश से भुंतुर के समीप पिपलागे में बशोना नाले में बाढ़ आई है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। वहीं कुल्लू के अखाड़ा बाजार में हुए भूस्खलन की घटना में लापता लोगों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। देर शाम रेस्क्यू टीम ने मलबे से मानव अवशेष बरामद किए हैं। उधर चंबा जिले में दुर्गम पैदल रास्ते से होते हुए 607 मणिमहेश यात्रियों सुरक्षित चंबा पहुंचाए गए हैं। जिला उपायुक्त मुकेश रेपसवाल के अनुसार 12 बसों में पठानकोट और 2 बसों में यात्रियों को कांगड़ा के लिए रवाना किया गया है। प्रदेश में आज कई स्थानों पर तेज बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य भागों में हल्की बूंदाबांदी या आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में 6 से 10 सितंबर तक किसी भी जिला में बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश के अजमेर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जीवन प्रभावित हो गया है। अजमेर के बोराज गांव में भारी बारिश के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। देर रात बोराज तालाब की पाल टूटने से कॉलोनियों और निचले इलाकों में पानी तेजी से घुस गया, जिससे सड़कों और घरों में जलभराव हो गया। कई घरों के भीतर पानी भर जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि जिला प्रशासन की शीघ्र कार्रवाई से किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। संभावित खतरे को देखते हुए पहले ही सैकड़ों घरों को खाली करा लिया गया था। तालाब की पाल टूटने के बाद आपदा प्रबंधन दल, पुलिस और प्रशासनिक टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री, भोजन, पानी, दवाएं और अस्थायी शिविरों में ठहरने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल प्रशासन, पुलिस और बचाव दल हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। अभी फिलहाल हालात ठीक है। हमको 3 बजे सूचना लग गई थी प्रशासन के पूरे, तो लोगों को बाहर निकाल दिया था। 3 बजे हमने स्थिति को पहले ही देख लिया था कैसा है, कि उसको बाहर निकाल दिया था। पाल लगभग 11-15 पे के समथिंग टूटी है और ऐसा अभी तो कोई जनहानि हुई नहीं है। लगभग 200 लोगों को हमने पहले ही निकाल दिया है। और देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार हो रही बारिश से स्थिति गंभीर बनी हुई है। पंजाब, हिमाचल और दिल्ली के इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। भारतीय मौसम विभाग ने आज गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। नवसारी, वलसाड और डांग जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा अमरेली, बोटाद, भावनगर और सूरत में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले कुछ दिन गुजरात में मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देश के अन्य हिस्सों में अब बारिश से राहत मिलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश, विदर्भ, कर्नाटक और केरल में बारिश से राहत रहेगी। और अब बात बदलते बिहार की। बिहार एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक बदलाव से गुजर रहा है। जिस बिहार से रोजगार की तलाश में हर साल लाखों लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर थे, आज उसी बिहार में हर साल लाखों लोग रोजगार के लिए वापस आ रहे हैं। इस खास सीरीज में आइए आज हम आपको कुछ ऐसे ही श्रमिकों की कहानी उनकी जुबानी सुनाते हैं जो अपने घर वापस आकर बेहद खुश हैं। बिहार में तीव्र गति से हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने रोजगार की असीम संभावनाओं को राज्य में जन्म दिया है। अब यहाँ पलायन शब्द की जगह रिवर्स माइग्रेशन ने ले लिया है। तो आइए देखते हैं रिवर्स माइग्रेशन की कहानी कामगारों की जुबानी।
बिहार से माइग्रेशन की बात अब अतीत का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि बिहार में रिवर्स माइग्रेशन आज की हकीकत का हिस्सा है। 2 दशक से ज्यादा दिल्ली में और चेन्नई में 1 दशक तक काम करके बिहार लौटे मोतिहारी के मोहम्मद सगीर आलम बताते हैं। जब मुझे ये पता चला कि बिहार में ही कारखाना कंपनी लग गया है, खुल गया है, तो ये बात सुन के मैं यहाँ आया तो मेरा जॉब लग गया और मैं यहाँ पे काम करके बहुत खुश हूँ। एज ए फ्लोर इंचार्ज हूँ और मैं अपने यहाँ बिहार गवर्नमेंट सरकार को मैं बहुत धन्यवाद दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे अपने बिहार में ही रह के, जो कभी आज तक ये मैं सोचा भी नहीं था कि बिहार में ही मुझे काम करने का अवसर मिलेगा। सो यहाँ पे पूरा हो गया, मेरा सपना जैसा लग रहा है कि मेरा एक सपना पूरा हो गया और मैं बहुत इससे अब खुश हूँ। गुरुग्राम से बिहार लौटी अनीता देवी। मेरा घर वाले को देहांत हो गया, तब से मैं यहाँ रहने लगी और यहाँ अपना काम करके अपने बाल बच्चे को, घर वाले को अपना चलाती हूँ घर। और मेरा 2 लड़का है और हम हैं 3 लोग हैं। हम लोग नज़दीक में रहती हूँ, अपना घर पे भी दिन भर काम करती हूँ और घर पे भी चली जाती हूँ। वहाँ मुझे बहुत परेशानी था, किराया के रूम में रहना पड़ता था और दिक्कत होता था वहाँ रहने में। हमको यहाँ अच्छा है। आरा निवासी पिंटू कुमार साहा की माने तो हमको अदर स्टेट में काम करना जाना पड़ता था और इधर जो है अपना घर पे कंपनी है तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उधर जाने आने में बहुत दिक्कत था। समय पे घर नहीं आते थे, कोई भी ज़रूरी वस्त काम लगता था तो घर पे नहीं आ पाते थे। और यहाँ जो है अपना घर का है, जब मर्जी जब घर पे ही है, घर का काम हो जाता है, अपना कंपनी का काम हो जाता है। चलिए अब आपको तमिलनाडु के तिरुपुर से बिहार लौटी रीता तांडी का अनुभव उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। जब बिहार में आया फैक्ट्री तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, अभी पता चला तो हम यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। अभी अच्छा है, यहाँ पे हम लोगों के लिए सुविधा हुआ है, बहुत अच्छा है। वहाँ पे कष्ट इतना था कि बहुत दूर पड़ता था, 3000 किलोमीटर था, हम लोगों को जाने के लिए पड़ता था 3000 किलोमीटर। कुछ करना है तो उतना दूर नहीं जा पाते और घर में कुछ असुविधा हो जाता था। कोई अगर बड़े बुजुर्ग का डेथ हो गया, माँ बाप का तबीयत खराब हो गया तो हम लोगों को वो जल्दी आ नहीं पाते थे इतने दूर से। अभी हमारा गांव में हुआ है, बिहार में हुआ है, घर के पास में, तो हम लोगों को सब चीज़ का सुविधा हो गया है। तो आपने देखा रिवर्स माइग्रेशन की कहानी कामगारों की जुबानी। कल फिर हम एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए डीडी न्यूज़। बिहार बदल रहा है और बदलाव के इस दौर को खेल से नई गति मिली है। राज्य में खेल और खिलाड़ियों के विकास को लेकर कई योजनाएं सामने हैं। ऐसे में इन योजनाओं का लाभ किस स्तर तक पहुंच रहा है, इस बात को आइए जानते हैं और हमारे संवाददाता गौरव कुमार की राजगीर से ये खास रिपोर्ट देखते हैं। एक समय था जब बिहार राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कहीं नजर भी नहीं आता था, लेकिन 2022 में गुजरात में हुए राष्ट्रीय खेलों में 2 पदक आए तो गोवा में राष्ट्रीय खेलों में 7 और उत्तराखंड नेशनल गेम्स में बिहार ने कुल 12 मेडल जीते। बिहार ने राष्ट्रीय खेलों में अपने पदक तालिका में लगातार सुधार किया है और अब 21वें स्थान पर है। लेकिन सुधार की ये कड़ियां एकाएक नहीं, बल्कि सालों की मेहनत और सरकारी स्तर पर मिले प्रोत्साहन का नतीजा रही। बिहार में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बिहार सरकार खिलाड़ियों के लिए मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना लंबे समय से चला रही है, जिसके तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में सीधी नियुक्ति दी जा रही है, जिसका असर ग्रामीण स्तर पर भी देखा जा रहा है। मार्शल आर्ट्स की प्लेयर हूँ, मैं गटका खेलती हूँ और भी बहुत सारे गेम्स खेलती हूँ। आर्नेस, कराटे, फ्लाइंग किक, बुसू और कुंफू वगैरह मिक्स मार्शल आर्ट्स खेलती हूँ। जिसमें मेरा अभी खेलो इंडिया जो हुआ था बिहार में, उसमें मैं गटका गेम में सिल्वर मेडल लाई हूँ और मुझे बिहार गवर्नमेंट की ओर से नौकरी का भी, जॉब का भी प्रपोजल आया था, तो उसमें मैंने किया। लेकिन मेरी अभी उतनी एज या क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो मैं और भी आगे बढ़ना चाहती हूँ और आगे एजुकेशन करना चाहती हूँ। मुझे मेडल ला नौकरी पाओ के तहत क्लर्क पद पर नौकरी मिली, जिस कारण मैं बिहार सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बिहार में अभी 3 योजना काफ़ी मुख्य रूप से चल रही है, जिसमें पहला है प्रेरणा, दूसरा है सक्षम और तीसरा है उड़ान।
जिसमें खिलाड़ियों को काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। वहीं जड़ से खेल और खिलाड़ी को मजबूती मिले, इसके लिए प्रेरणा, सक्षम और उड़ान जैसी खेल छात्रवृत्ति योजनाएं युवा प्रतिभाओं को समर्थन दे रही हैं। बड़े स्टेडियम के बजाय मनरेगा के सहयोग से हर पंचायत में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। 6,800 खेल मैदान एक क्षण में एक क्लिक से सबका शिलान्यास करा दिया। आज 4,500 से ज्यादा खेल मैदान बनकर तैयार है। बच्चे वहां एक्टिविटी कर रहे हैं, बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि जब तक गांव के बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है, अगर उसको प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिलेगा, खेल के क्षेत्र में बढ़ावा तभी मिल रहा है और भी बेहतर तरीके से बढ़ावा मिलेगा तो हमारे बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे जाएंगे। एक बात तो तय है कि सरकार ने खेलों में दीर्घकालिक सफलता के लिए राज्य में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ खेल प्रोत्साहन नीतियों के भी हाथ मजबूत किए हैं और इसी का नतीजा है कि अब बिहार नए सिरे से खेलों में अपनी जड़ों को जमा रहा है। किसी भी देश या समाज के निर्माण में खेल का अपना एक अलग योगदान होता है और इसमें भी सबसे बड़ा जो किरदार होता है वो ग्रामीण स्तर का विकास होता है। बिहार में आकर के इस बात को हमने अच्छे तरीके से जाना भी और समझा भी कि किस तरह से जो भी खेल को लेकर के सरकारी योजनाएं हैं वो आम जनों तक न केवल पहुंच रही हैं बल्कि लाभार्थियों को बड़ी संख्या में इसका फायदा भी मिल रहा है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर करूं। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। केरल में आज ओणम का त्योहार पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मलयाली समुदाय के इस विशेष त्योहार में मान्यता है कि आज ही के दिन राजा महाबली पाताल लोक से प्रजा से मिलने आते हैं। इस दौरान लोग घर के प्रवेश द्वार पर रंगोली बनाते हैं, घरों को रोशनी और फूलों से सजाते हैं। साथ ही विशेष तौर पर भोजन सद्धा बनाया जाता है। इस त्योहार को खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। आज के दिन सुबह से ही गुरुवायूर श्री कृष्ण मंदिर, सबरीमाला अयप्पा स्वामी मंदिर, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जैसे मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ओणम की शुभकामनाएं दी हैं। ओणम की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ओणम के पावन अवसर पर मैं सभी नागरिकों, विशेषकर भारत और विदेशों में रहने वाले केरल के भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। नई फसल की खुशी में मनाया जाने वाला ओणम का त्योहार केरल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा का एक अनूठा उदाहरण है। ये त्योहार हमें सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से परे एकता, सहयोग और सद्भाव के महत्व की याद दिलाता है। ये त्योहार हमारे किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है। इस अवसर पर आइए हम अपनी सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ओणम की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, सभी को ओणम की शुभकामनाएं। ये सुंदर त्योहार सभी के जीवन में खुशी, उत्तम स्वास्थ्य और अपार समृद्धि लेकर आए। ओणम केरल की कालजयी धरोहर और समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है। ये पर्व एकता, आशा और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक है। ये अवसर हमारे समाज में सौहार्द की भावना को और प्रगाढ़ करे तथा प्रकृति से हमारे जुड़ाव को मजबूत करे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद मिलादुन्नबी की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा है, पैगंबर मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन मिलादुन नबी के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई देती हूं। पैगंबर मोहम्मद ने एकता और मानवता की सेवा का संदेश दिया है। इस पावन अवसर पर हमें उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए भाईचारे की भावना से आगे बढ़ते रहने का संकल्प लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद मिलादुन नबी की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है, ईद मिलादुन नबी की शुभकामनाएं। ये पवित्र दिन हमारे समाज में शांति और कल्याण लाए। करुणा, सेवा और न्याय के मूल्य हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें। ईद मुबारक। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसका आयोजन मिशनरीज ऑफ चैरिटी संस्था की ओर से किया गया। इस अवसर पर मदर टेरेसा के सामाजिक कार्यों और मानवता के प्रति उनके समर्पण को याद किया जाता है। मदर टेरेसा ने साल 87 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। मदर टेरेसा को उनके जीवन काल के दौरान सामाजिक कार्यों के लिए भारत रत्न और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और थाईलैंड की संसद में प्रधानमंत्री के पद के लिए मतदान चल रहा है। आज जो भी पीएम चुना जाएगा वो देश का 2 साल में तीसरा प्रधानमंत्री होगा। इससे ही थाईलैंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति का पता चल जाता है। साथ ही ये मतदान उस समय हो रहा है जब थैक्सन शिनावात्रा अचानक देश छोड़कर दुबई भाग गए। उनके परिवार की पार्टी फ्यू थाई इस वक्त गहरे अंतर्कलह से जूझ रही है। और बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप के सुपर 4 में अपने दूसरे मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-1 से शिकस्त दी। हालांकि भारत की शुरुआत अच्छी नहीं मिली और मैच शुरू होने के चंद मिनट में ही मलेशिया ने फील्ड गोल कर 1-0 की बढ़त बना ली। पहला क्वार्टर मलेशिया के पक्ष में 1-0 पर खत्म हुआ। दूसरे क्वार्टर में भारत को मिले पेनल्टी कॉर्नर को मनप्रीत सिंह ने गोल में बदला और स्कोर 1-1 कर दिया। जल्दी ही टीम इंडिया के लिए दूसरा गोल सुखजीत ने किया। दूसरे क्वार्टर के समाप्त होने से पहले भारत ने एक और गोल दाग मैच में 3-1 की बढ़त बना ली। तीसरे क्वार्टर में भारत को एक और कामयाबी मिली। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हुआ और भारत ने मैच को 4-1 से अपने नाम किया। प्रतियोगिता में आज रेस्ट डे है। अब शनिवार को सुपर 4 के मुकाबले में भारत का सामना चीन से होगा। एशिया कप हॉकी में मलेशिया पर धमाकेदार जीत के बाद फाइनल में पहुंचने की अपनी दावेदारी को मजबूत करने वाली भारतीय टीम अब अपनी अगली चुनौती चीन से भिड़ने के लिए तैयार है। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम मौजूदा टूर्नामेंट में अजय रही है। टीम के मिडफील्डर हार्दिक सिंह मानते हैं कि कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जहां टीम को काम करने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने टीम पर किसी तरह के दबाव की बात से इनकार किया। एशिया कप 2025 की विजेता टीम अगले साल होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफाई करेगी। भारत ने सुपर 4 के अपने दूसरे मुकाबले को जीत लिया है। उस वक्त हमारे साथ हार्दिक सिंह है। हार्दिक, अच्छी फाइट देखने को मिली। हालांकि शुरुआत जो थी वो कहीं ना कहीं दबाव जो था वो मलेशिया ने बनाने की कोशिश की और गोल भी किया, लेकिन उसके बाद आप लोग पूरी तरह से उभर करके आए। आई थिंक सर टीम की ओवरऑल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी और आई थिंक कि एक गोल अर्ली गोल खाने के बाद भी हम जब मैच को चेज कर रहे थे तो आई थिंक कि काफ़ी अच्छा था कि सारे कूल काम थे और हमारे को मालूम था कि गोल के चांस आएंगे। हमने बस वो एग्जीक्यूट करने हैं। क्या लगता है कि मलेशिया का तो बाधा पार हो गई, लेकिन अब चाइना है सामने, तो जिस तरह से चाइना ने कोरिया के खिलाफ गेम दिखाया है, तो अब आप, हालांकि ग्रुप दौर में आप लोगों ने हराया चाइना को, लेकिन फिर भी क्योंकि अहम मुकाबला रहेगा, तो किस तरह का और कुछ चेंजेस जो है वो आप अपने खेल में लाएंगे या टीम अपने खेल में लाएगी? आई थिंक सर चाइना काफ़ी अच्छी टीम है और आई गेस कि चाइना, मलेशिया, कोरिया, आई थिंक इनका सेम स्टैंडर्ड सबका है। अभी हम अपने ऊपर ही फोकस पे ध्यान देंगे और उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे कि हमारा जो फाइनल का एग्जीक्यूशन हो गया या मैच चेज हो गया, हम मैच चेज ना करें, बाकी हम दूसरी टीमों को मैचेज कराएं, तो उसके ऊपर अभी हम ध्यान देंगे। जो कल ड्रॉ हुआ था या फिर कहें कोरिया के खिलाफ जो ड्रॉ आप लोगों ने खेला था, क्या उसके बाद कहीं ना कहीं टीम मीटिंग हुई होगी, कहीं ना कहीं बातें हुई होंगी कि किस तरह से अब अगले जो है वो आगे लेकर के जाना है कैंपेन को, तो क्या कुछ कोच का रोल था, क्या कुछ बातें आप लोग हुई? हालांकि आप ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे। सर हमारी सर बात हुई थी, आई थिंक कि हमारा हेड्स अप था, वही हमारा सबसे मेन मोटिव था कि हेड्स अप करना है
और उसके बाद मैच में जो हो गया ठीक है, बट अगर हम देखें कि नेगेटिव देखें, हम मैच हारे नहीं थे, हमने मैच ड्रॉ किया था और हम मैच चेज कर रहे थे। तो जो भी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट थे हमने उसके ऊपर ध्यान दिया और उसका हमने यही बोला था कि जो फाइनल एग्जीक्यूशन है हमारी अच्छी चाहिए, और ये मैच में आपने देखा ही है। वर्ल्ड कप के लिए ये अहम मुकाबला है क्योंकि क्वालिफाई आप कर जाएंगे सीधे वर्ल्ड कप के लिए, तो ये बात भी कहीं ना कहीं एक दबाव बनाती है? नहीं सर, नहीं, आई थिंक कि बिल्कुल भी नहीं। हम हर एक मैच को मैच बाय मैच देख रहे हैं और हमने हमारा मेन मोटिव यही है कि हम हर एक मैच जो है वो हम जीते और डोमिनेट करें, तो वही हमारा टास्क है। ऑल द बेस्ट आगे के मुकाबले के लिए। तो ये है हार्दिक सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसी तरह का कोई दबाव जो है वो उनके ऊपर नहीं है और ना ही टीम पर कोई दबाव है। हालांकि अब मुकाबला जो रहेगा वो चीन के खिलाफ रहेगा, जिसे टीम ने ग्रुप दौर में मात दी थी, लेकिन अब ये सुपर 4 का मुकाबला है, तो यहाँ पे दबाव एक अलग तरह का अपना रोल जो है वो प्ले करेगा। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दी, नमस्कार।